नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और आप सबके सामने लाया हूं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष आए हुए थे हिंदी माध्यम में। और ये आपके काम भी आ सकता है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इतिहास का मॉडल सेट 1। तो चलिए इसके आंसर्स देखेंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट आंसर्स। और ध्यान रखना है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आपको जो मैं पासवर्ड बताऊं उसके थ्रू इसको आप पूरे के पूरे आंसर के साथ में इसको डाउनलोड कर पाएँ, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इसमें वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाओगे, आपकी 12th क्लास सीजी बोर्ड की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आप ओपन करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और वहीं पे नीचे की तरफ आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, और पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताऊँगा मैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? तो चंद्रगुप्त ने ही प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाणभट्ट के अनुसार हर्षवर्धन का आदि पुरुष कौन था? तो आदि पुरुष था पुष्यभूति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोल दरबार के आश्रित कवि थे, कौन थे? कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? तो वो है राजत रंगिणी, राजत रंगिणी। ये इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में हुई थी। ताजमहल का निर्माण किस मुग़ल शासक ने करवाया था? तो इसको शाहजहाँ ने करवाया था। सब जानते हैं कि शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में प्रकाशन की छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो नाडू कहते थे। उसके बाद में आपका सन 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था, कौन था? मंगल पांडे ही शहीद हुआ था प्रथम। बाकी शहीद जो मंगल पांडे को इसलिए याद किया जाता है कि वो गुरु भी रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी रहे हैं। उसके बाद में आपका जो है 11वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे, मतलब ये इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद में आर्य समाज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। अशोक द्वारा लिखवाए गए अधिकांश अभिलेख खालिस्तान में उत्कीर्ण है, तो किस लिपि में है? खगोश लिपि में। यहाँ नीचे आंसर लिखा है 12वें का, आप देख रहे हैं, जैन मैंने दिखाया है। 13वां क्वेश्चन है, महान कवि गुप्त काल का महान कवि जो है हरिसेन है। उसके बाद में हर्ष के शासन काल में ह्वेनसांग चीनी यात्री भारत आया, और देशीय कला शैली का केंद्र जो है मथुरा था। उसके बाद में अगर हम बात करें गुलाम वंश का संस्थापक खालिस्तान था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में हम आगे बात करें, गौड़ वंश का राजा खालिस्तान हर्ष का विरोध था, तो किसका? शशांक हर्ष का। इसके बाद में सुलह एक कुल की नीति खालिस्तान ने अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी? ये अकबर ने अपनाई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। उसके बाद में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय विद्वान स्वामी विवेकानंद थे, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। हमेशा याद रखना है आपको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जो है लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी कई सेट्स में जो दूसरे सब्जेक्ट मैंने अभी 2021 के जो सेट्स बनाए हैं उसमें आंसर यही था। इसके बाद में आपके निर्देश हैं 21 से 23 तक की जो शब्द सीमा है 75 शब्द है, और सिंधु सभ्यता की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर नगर निर्माण एवं भवन निर्माण जैसे कि आपका ये इसमें इन्होंने अपनी जो विशेषताएं प्रकट की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे की बात, तो आपने यहाँ पे आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ तक, ये 2 पैराग्राफ। और इसके बाद में सिंधु घाटी की जो दूसरी बात है वो है विशाल स्नानागार बनवाए गए, बहुत बड़े बड़े बाथरूम्स बनाए गए। फिर उसके बाद में अन्न भंडार भी जो हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें मिलेगा, और जल निकास प्रणाली की व्यवस्था अच्छी की गई। इसके बाद में आ जाते हैं अथवा पाठ में। तो अथवा में उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं
अथवा वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ठीक है, बात एक ही है, दोनों में से कोई पूछ ले समझ लेना है। तो नहीं, देखते हैं इसमें आपका आंसर में धार्मिक जीवन यज्ञ, इसमें आपको किसका देना है, ये उत्तर दिया है हमने वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का सेम है ये, तो इसका उत्तर दिया है यहाँ पे यज्ञ था इसमें। इसके बाद में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, देवताओं के स्थान पर परिवर्तन, ये सब है। इसके आगे हम बात करें 24वें क्वेश्चन पे, महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे और आपको उसको नाम बताना है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जो है ये उनके थे। और 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं, तो वो है आपके बुद्ध के 4 आर्य सत्य जो है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का कारण, ये है। इसके बाद में अगर हम बात करें सिकंदर की भारत में सफलता के मुख्य कारणों पर प्रकाश आपको डालना है। उसके बाद में स्थापत्य कला के क्षेत्र में चोल राजाओं का योगदान जो है उसको बताना है। तो आप सबसे पहले ये उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सिकंदर के भारत में असफलताओं के मुख्य कारण जो हैं उसके ऊपर प्रकाश डालना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा आंसर। आप सोच रहे होंगे ये आंसर छोटा है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये आप ये आंसर लिख देते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है सपोज करिए 4 नंबर का ही आ रहा है, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गारंटी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा का पूरा, क्योंकि इससे बड़ा नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा अथवा में जो आपका पूछा गया था चोल राजाओं का योगदान, तो उसका योगदान भी आप कुछ ही वर्ड्स में आप आराम से बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अलाउद्दीन की भूमि सुधार नीति का वर्णन करना है और मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के कारण आपको बताने हैं। दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए आप सॉल्व किया गया है, ये रहा। जिसके बारे में जितना लिख सकते हैं उतना ही आपको दिया गया है, आपको ज़्यादा कम में सोचना नहीं है। तो ये पूरा आंसर आप पढ़ सकते हैं। इसके अथवा का जो मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के कारण जो है उसको देख लेते हैं। तो वो ये रहे, जैसे कि मोहम्मद के प्रति असंतोष था, उसका वो अविश्वास करना था, ये 2 चीज़ें थी, ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रही थी। इसके बाद में आपका 27वां क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं आपका PDF का जो पासवर्ड है उसको नोट कर लें, 100 यानी कि 100 आप डालोगे, यानी कि 100 100 फिर 100, ये आपका पासवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका दिल्ली सल्तनत में गुलामों की दशा स्थिति बताइए और सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का उल्लेख कीजिए। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप इसका पहले आप देख सकते हैं सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा, और इसी के अथवा में है दिल्ली सल्तनत में मुगलों की दशा। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं आराम से, शांति से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से याद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, डिस्क्राइब करूँगा, तो इसमें क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं इसलिए आपकी केवल मदद कर पा रहा हूँ कि सॉल्यूशंस के साथ में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूँ। और पानीपत के द्वितीय युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करना है और मन शब्दारी व्यवस्था पर टिप्पणी आपको बतानी है। तो सबसे पहला पानीपत का जो युद्ध है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, उसके अथवा में जो है मन शब्ददारी जो है इसकी व्यवस्था में जो आपको बतानी है वो यहाँ पे बता दी गई है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की दक्षिण नीति उत्तरदायी थी, इसको स्पष्ट करना है। अथवा में शेरशाह के लोक कल्याणकारी कार्यों को समझाना है। तो दोनों के आंसर आप देख सकते हैं, पहले औरंगजेब का है, उसके बाद में शेरशाह का आ जाएगा। तो ये औरंगजेब का है और ये है शेरशाह के जनहित के लिए जो कार्य किए गए थे, ये आपको लिखना है। इसके आगे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स PDF डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके आगे हम बात करें 30वां क्वेश्चन, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है इसके सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। इसका उत्तर ऊपर वाला है मुगल कालीन चित्रकला का, और सल्तनत काल की वास्तुकला वगैरह जो आपको चित्रकला उसको बतानी थी, तो वो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर है। इसके बाद में 31वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, संक्षेप में समझाना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उनके बारे में यहाँ में समझाया गया है, आप देख सकते हैं। अथवा में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो बताना था वो यहाँ से स्टार्ट है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ आगे तक, ये रहा पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसके बारे में ये लाइनें लिखनी है, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बताई गई है उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मतलब लिखना नहीं है, सोचना नहीं है। कोई आंसर छोटा बड़ा ना सोचें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको ये गारंटी दिया जा रहा है। इसके बाद में आप प्रश्न नंबर 32 है, मुगल काल
का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था स्पष्ट करना है। अथवा में है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले मुगल काल वाला जो आंसर है कि जीवन किस प्रकार का था वो स्पष्ट करना है। तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन काल की यहाँ पे जो है व्याख्या कर दी गई है। इससे आप काफ़ी हद तक मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सामाजिक स्तर आप बताना चाहें तो बता दें तो बेहतर रहेगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो आधे नंबर कट सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अथवा का, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या करा था। तो ये अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो जो चीज़ें अपनी अपनाई थी उनको भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके आगे हम बात करें तो जो पार्ट बचा हुआ है ये रहा इसका अशोक धर्म का, तो अशोक के धर्म का प्रचार जो है वो। फिर अशोक धम्म क्या था और उसकी विशेषताएं क्या थी, और हुण कौन थे और उनके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले अशोक स्तंभ के बारे में हम लिख देंगे और उसकी विशेषताएं लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिख देंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हुण की विशेषताएं, हुण के बारे में जो है क्या था और उसकी जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला अशोक स्तंभ का। अब उसके बाद में ये हुण वाला, हुण मध्य एशिया के बार्बर का आक्रमण लड़ाकू जाति थी, ठीक है। प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। यहीं से फिर वे छोटे समूहों में दुनिया के विभिन्न भागों में जो है हुण के मतलब फैल गए। अब आगे बढ़ते हैं हुण के प्रभाव। तो हुण के प्रभाव यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, याद करेंगे तो बढ़िया रहता है। क्या रहता है आपको आसानी से याद होता है। अगर कोई एक आधा स्टेप आप भूल जाते हैं तो आपको क्या है मार्क्स मिल जाते हैं, पूरे के पूरे मिल जाते हैं। अगर मान लें 5 स्टेप्स थे, अगर इसमें 5वां ही भूल गए सपोज़ करिए, तो आपको 4 के ही आंसर्स के हिसाब से पूरे, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करें 34वें क्वेश्चन की, मोहम्मद गौरी के भारत आगमन एवं आक्रमणों का उद्देश्य का वर्णन करना है और विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों को प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में हम बता देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन का आप आंसर देख रहे हैं यहाँ पे। इसके आगे जो है हमारा ये मोहम्मद गौरी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ये रहा। और उसके बाद में विजयनगर राज्य की उपलब्धियां जो है कौन कौन से टाइम में कितनी रही हैं वो यहाँ पे आपको शो कर देना है। तो इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं, बेटर रहेगा। इसी तरह से आप आंसर्स लिखेंगे। अब आपको नंबर आपके नहीं कटेंगे अगर आप इस हिसाब से चलते हैं, इस हिसाब से आंसर लिखते हैं तो, ठीक है। ये हरिहर द्वितीय वाला जो पार्ट है उसी का ये कंप्लीट है यहाँ तक नीचे तक। और उसके आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका पार्ट है जो उसको देख लेते हैं। ये है इसका पार्ट बचा हुआ और आगे का पार्ट यहाँ पे और भी है नीचे की तरफ। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अकबर की उदारता एवं सहिष्णुता नीति क्या थी समझाना है और हुमायूं के व्यक्तित्व की कमजोरियाँ क्या थी ये भी समझाना है। तो आप यहाँ से आराम से इसके सारे आंसर्स देख सकते हैं कि किसकी जो उदारता की जो और सहिष्णुता की नीति क्या थी और हुमायूं के व्यक्तित्व की कमजोरियाँ क्या थी वो आप देख सकते हैं। आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। और आगे के बाद इसके आगे बता देता हूँ यहाँ पर ये रहा, ठीक है। 4, 5, 6 पॉइंट आ गए और 6 का थोड़ा सा बचा हुआ जो हिस्सा है वो नीचे है। उसके बाद में 7वां पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है। उसके बाद में 8वां पॉइंट है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अथवा में जो पार्ट पूछी गई थी हुमायूं के व्यक्तित्व की कमजोरियाँ, तो वो लिखनी थी। तो आपको 4 पॉइंट तो आप देख रहे हैं, 4 का जो पार्ट बचा होगा उसको हम देख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये है और ये रहा। इसके बाद में हुमायूं की मृत्यु और उसके बाद में 36वां क्वेश्चन है, शिवाजी के सैनिक संगठन का वर्णन करना है और मराठा शक्ति के उदय के कारणों को लिखना है। तो यहाँ पे शिवाजी का पहले सैन्य शक्ति का जो आपको वर्णन करना है तो उनका सभी चीज़ें बता देंगे, जैसे घुड़सवार थे या बारगीर और सिलाहदार और पैदल सेना, हाथी वगैरह जो भी है उनकी सारी चीज़ों को बता देना है, नौसेना वगैरह जो भी है। और उसके बाद में हम जब आगे नीचे चलेंगे सैन्य अनुशासन भी आप लिख सकते हैं इसको, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सैन्य अनुशासन जो भी लिखेगा उसको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर कुछ ऊपर वाले पॉइंट से भूलता है तो इसमें से ये अगर इसके 4 लाइन भी लिख देता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका मराठा शक्ति के उदय के 3 प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो राष्ट्र में धार्मिक जागृति इसी तरह हुई थी और उसके बाद में प्राकृतिक कारण थे और सैन्य आधार भी था। तो इस तरह से ये सारे के सारे हैं। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक चेतना है, भाषा एवं साहित्य है, ये सभी चीज़ों को हम इसमें डाल सकते हैं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए और सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं ये बताना है। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की विशेषताएं देख लेते हैं। ये रहे आपके 1 से लेकर 5 तक के पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप वेट करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF तो आपको दे दूंगा तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो पासवर्ड को आप वहाँ से देख लेना। इसके अथवा में जो है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आगे आपका सूफी मत के प्रमुख जो भी सिद्धांत थे उसको वर्णन करना था।
तो आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप 5 पॉइंट कंप्लीट देख रहे हैं। 5 के बाद में जो छठा पॉइंट है उसके आगे का ये रहा पार्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 जो है भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप इस भक्ति आंदोलन का क्या जो है वो पड़ा है वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में 38वां जो क्वेश्चन है भारत में उग्र, इसमें क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आपका भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताने हैं। तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं। इसका अथवा में बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी बताना है। तो ये सबसे पहले उग्र उदय के जो कारण थे वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में हम उग्रवादियों के कार्यक्रम की नीतियाँ वगैरह स्पष्ट कर सकते हैं। आराम से देख सकते हैं इसको, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और इसके नीचे ये रहा पार्ट अथवा में जो पूछा गया था कि आपके अथवा का पार्ट का ये रहा पूरा का पूरा आंसर। तो आराम से देख सकते हैं इस पूरे पार्ट को। और यहाँ से और भी नीचे है जो यानी कि बंगाल विभाजन का जो है क्या परिणाम था ये आपको बताना था। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सभी सब्जेक्ट के लिए 12th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलें, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF भी वहीं मिलेगी और पासवर्ड वीडियो में बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।